Hello students, our today's topic is ribosome. राइबोसोम्स के बारे में सबसे पहले जो बताया था दैट वाज बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन. दे स्टडीड इट इन बीन रूट सेल. लेकिन जो क्रेडिट डिस्कवरी का है वो जॉर्ज एमिल पैलेडे को दिया जाता है. उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इसकी स्टडीज़ करी, स्ट्रक्चर, फंक्शनल एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताया. पैलेडे के साथ साथ अल्बर्ट क्लाउडे, क्रिस्टियान डी डुवे भी थे. इन तीनों को कलेक्टिवली 1974 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था. और इन्होंने आगे भी लाइजोसोम्स, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम्स के बारे में भी स्टडीज़ करी. राइबोसोम्स से रिलेटेड सेकंड नोबेल प्राइज़ 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन, थॉमस ए स्टेट्स और एडा ई योनाथ साइंटिस्ट को दिया गया, जिन्होंने इसके फाइनर डिटेल्ड स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज़म्स की स्टडी करी थी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल जिससे रिलेटेड 2 बार नोबेल प्राइज़ जो है वो दिए गए. राइबोसोम को हम कह रहे हैं कि यह जो है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स किसका है? प्रोटीन और आरएनए का, जो डिकोड करता है जेनेटिक मैसेज को और उसे प्रोटीन्स में बदलता है. यानी जो हमारे जीन्स हैं वो एमआरएनए के रूप में कॉपी किए जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के ज़रिए. उनके उस एमआरएनए के साथ राइबोसोम से जुड़ता है और प्रोटीन्स बनाए जाते हैं. इसलिए इसे कहा गया है कि राइबोसोम डिकोड द जीनोमिक इंफॉर्मेशन. सीधे शब्दों में कहें तो यह प्रोटीन फैक्ट्रीज़ हैं जो प्रोटीन बना रही हैं, लेकिन सूचना जो है वो डीएनए के से आएगी, एमआरएनए लेकर आएगा. राइबो शब्द का अर्थ होता है आरएनए. आरएनए से रिलेटेड है क्योंकि राइबोज उसमें शुगर प्रेजेंट है और जोम का मतलब होता है बॉडी. तो राइबोसोम शब्द इस तरह से आरएनए कंटेनिंग बॉडी के रूप में आया. राइबोसोम्स जो है वो बहुत ही छोटे सेल ऑर्गेनल है. इस छोटे सेल ऑर्गेनल की खोज तभी हो पाई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना लिया गया. यहाँ पर आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं जॉर्ज एम.एल. पैलेडे along with his electron microscope. So we say that ribosomes are very small structure. Rather, they are smallest cell organelle, which could be discovered only after the invention of electron microscope. And ribosomes are also called as यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल. इसे यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट में भी मिल रहा है और यूकैरियोट में भी मिल रहा है. नॉन मेम्ब्रेनस होता है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यानी कि यह नेकेड सेल ऑर्गेनल है. अब इस डायग्राम में देखिए, आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, जो यहाँ पर ब्लूइश पार्ट में अगर आप ढंग से देखें तो यू विल फाइंड डॉट डॉट्स बने हुए हैं. तो यदि आप माइक्रोस्कोप के नीचे, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो आपको दानेदार भाग दिखाई देता है. इससे 2 पॉइंट्स पता पड़ते हैं. साइटोप्लाज्म अपीयर ग्रैन्युलर बिकॉज ऑफ द राइबोसोम, एंड सेकेंडली देर आर एबुंडेंट, यानी अनगिनत संख्या में राइबोसोम हो सकते हैं जिनकी संख्या जो है 10,000 से लेकर लाखों तक हो सकती है. तो 2 पॉइंट आए. स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, बिकॉज ऑफ इट सेल अपीयर्स ग्रैन्युलर, साइटोप्लाज्म अपीयर्स ग्रैन्युलर, एंड दे आर मोस्ट एबुंडेंट सेल ऑर्गेनल. दे आर आरएनपी. राइबोसोम्स आरएनपी हैं, राइबो न्यूक्लिक पार्टिकल्स हैं. क्यों कहा ऐसे? बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स. व्हेन दे आर असेंबल्ड दे मेक द राइबोसोम सब यूनिट्स. अब अगर सेल में इसकी लोकेशन देखी जाए तो सेल में काम के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन द सेलुलर एक्टिविटीज, दीज आर प्रेजेंट इन 2 कॉमन फॉर्म्स. आइदर दे आर फ्री इन साइटोप्लाज्म और फाउंड इन बाउंड फॉर्म. बाउंड फॉर्म जो है वो आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा. फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली प्रेजेंट रहते हैं एज सिंगल सब यूनिट्स, या कई बार ज़रूरत होने पर
वह आपस में जुड़कर पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम भी बनाते हैं। बाउंड राइबोसोम जो है, दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंस्टिट्यूटिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है हमारी RER है सेल्स के अंदर। बहुत कम लेकिन पाए ज़रूर जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी बाहर। दिस इज़ न्यूक्लियस, ये वाला जो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ जो आप दानेदार स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दीज आर द राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर सरफेस, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट में चूंकि कोई मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल नहीं है, तो सारे जो राइबोसोम्स होंगे वो सब के सब साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होंगे। और जैसा एक दिया गया है डाटा कि भाई अगर हम मैमल के, रैबिट के रेटिकुलोसाइट सेल के अंदर RBC का नंबर देखें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 × 10⁵ ribosomes are present in one cell. That makes about 5% of the total cell mass, और इनका नंबर जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है। हालांकि नंबर डिपेंड करता है प्रोटीन सिंथेसिस पर। अगर सेल एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, नंबर ज़्यादा होगा, और अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहा है तो नंबर कम हो जाएगा। राइबोसोम्स फ्री और बाउंड फॉर्म में तो आपने पढ़े ही सही, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं। कई बार उसे एनक्लोज्ड राइबोसोम कह दिया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स को प्लास्टोराइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स को माइटोराइबोसोम्स कहा जाएगा। ये दोनों ही बैक्टीरिया के राइबोसोम जैसे ही होते हैं। हालांकि इनका सेडिमेंटेशन कांस्टेंट कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज 70s होता है। मैच्योर मैमल RBC, हमारे RBC के अंदर जो है राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, और यही एकमात्र ऐसा लिविंग सेल रिपोर्टेड है जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, इसीलिए इसको हमने प्रोटीन फैक्ट्रीज या सेल इंजन कहा। सेल इंजन क्यों कहा? क्योंकि सेल को चलाने वाला। सेल को चलाने वाले से क्या मतलब है? दैट इज दे आर मेकिंग प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स आर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू बिल्ड अ लाइफ। प्रोटीन पहली आवश्यकता है सेल बनाने के लिए, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। और साथ ही साथ जो है काम यानी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के लिए आपको चाहिए एंजाइम्स, और एंजाइम्स भी प्रोटीन ही होती हैं। नाउ वी कम ऑन टू द राइबोसोम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्टडी करने से पहले हमें कुछ इसके एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के बारे में जानना चाहिए। जैसे जो भी राइबोसोम का कंप्लीट स्ट्रक्चर है या इसकी सब यूनिट्स है, उनको हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट से उसका नाम देते हैं। अब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट क्या है? इट इज़ सेडिमेंटेशन रेट पर यूनिट ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के हिसाब से यह जो है कितनी तेज़ी से सेडिमेंट हो रहा है, अपने वेट के आधार पर, उस बेसिस पर इसको नॉमेनक्लेट किया जाएगा, उसका नाम दिया जाएगा। और इसके बारे में सबसे पहले जो है थियोडोर H.E. स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने बताया। उन्होंने ये बताया कि भाई रेट ऑफ सेडिमेंटेशन पर यूनिट ऑफ ग्रेविटी के आधार पर हम सेल के पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं, केमिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। इस काम के लिए इनको 1926 का नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री के अंदर। नाउ दिस इज़ अ लेटेस्ट लेबोरेटरी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। इसके अंदर जो है हम सेल को डाल देते हैं ट्यूब्स के अंदर, फिर तेज़ी से घुमाया जाता है। अलग अलग सेंट्रीफ्यूज में रोटेशन पर मिनट RPM जो है अलग अलग होते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह की ट्यूब्स होती हैं, और जो अपना वेट है उसके हिसाब से ये अलग अलग लेवल पर सेडिमेंट हो जाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि 30s, 50s, 70s अलग अलग पोजीशंस पर सेडिमेंट हुए हैं। तो ये एक तो बात हुई सेडिमेंटेशन की। दूसरा, राइबोसोम्स बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स हैं। बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स का मतलब है बेसिक स्टेन लेंगे, क्योंकि इसके अंदर एसिड है, RNA है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आम तौर पर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए हम कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं? यूरेनिल ऑक्सलेट यूज़ किया जाता है।
तो आपको देखना कैसे है और किस स्टेन की मदद लेनी है, उसके बेसिस पर हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो अब हमारे पास दो तरह के राइबोसोम्स हैं, 70S जो प्रोकैरियोट्स में है, 80S यूकैरियोट्स में है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड एस। एस इज सेडिमेंटेशन कांस्टेंट और स्वेडबर्ग यूनिट। तो हर राइबोसोम चाहे वो 70S का हो या 80S का हो, उसमें दो सब यूनिट होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज द स्मॉल सब यूनिट एंड दिस वन इज द लार्ज सब यूनिट। जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें लार्ज सब यूनिट जो है वह 50S की होती है और स्मॉल सब यूनिट 30S की होती है। यूकैरियोट के अंदर स्मॉल सब यूनिट 40S एंड लार्ज सब यूनिट 60S की है। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि 30 और 50 को या 40 और 60 को जोड़ना नहीं है। यह सेडिमेंटेशन कांस्टेंट के बेसिस पर, सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बेसिस पर लेबलिंग की जाती है। तो यहाँ पर जैसे आपने कहा कि अगर हम इसे माने कि भाई यह जो है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, तो ये 30S की हुई और यह जो है 50S की सब यूनिट है, लेकिन टोटालिटी में इसका सेडिमेंटेशन कांस्टेंट कितना आ रहा है, 70 आ रहा है, राइट। तो जोड़ना नहीं है, सेडिमेंटेशन कांस्टेंट के बेसिस पर इसको हमने नाम दिए हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एज वी सेड कि इसके अंदर दो सब यूनिट्स होगी। जो छोटी सब यूनिट है 30S की, बड़ी सब यूनिट है 50S की, और इनके अंदर जो RNA है 23S rRNA, 5S rRNA लार्जर सब यूनिट में और 31 तरह के प्रोटीन्स। छोटी सब यूनिट के अंदर लगभग 21 तरह के प्रोटीन्स हैं एंड 16S rRNA है। तो ये चीज़ जो आपने अभी बात करी, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 50S एंड 30S दो सब यूनिट हो गई। 50S लार्जर सब यूनिट है जिसमें 31 प्रोटीन्स हैं, 23S rRNA, 5S rRNA प्रेजेंट हैं, दो तरह के rRNA हैं। और स्मॉलर सब यूनिट के अंदर 30S जो सब यूनिट है उसमें 21 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं, 16S तरह का rRNA, यानी टोटल 3 तरह के rRNA प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में मिलते हैं। मैमल के यानी हमारे अंदर जो राइबोसोम्स हैं, या अपन कह सकते हैं यूकैरियोट के अंदर, द लार्जर सब यूनिट इज ऑफ 60S एंड द स्मॉलर सब यूनिट इज ऑफ 40S। इसमें 3 तरह के rRNA 28S, 5.8S एंड 5S, और जो छोटी सब यूनिट है वहाँ पर 18S rRNA है। और प्रोटीन का नंबर 49 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स इन द लार्जर सब यूनिट एंड 33 डिफरेंट प्रोटीन्स इन द स्मॉलर सब यूनिट। ये फिक्स तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत एसेंशियल होते हैं। अब यहाँ पर जो कंपैरिजन है, इन जनरल अपन ने बात कर ही ली है, सो विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। ऑल्दो ये टेबल जो है इसमें जो 70S है, they are found in bacteria, cyanobacteria, but not in virus. This is not correct here. तो ये ध्यान रखें। तो यूकैरियोट के अंदर एल्गी, फंजाई, हायर प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एवरेज यदि अपन बात करें तो यह 70S हो जाता है, यहाँ पर 80S आ जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी यूनिट्स हैं इनको अपन और अलग डायग्राम में देखें, हेयर यू कैन फाइंड इट। तो जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनके RNAs यानी rRNAs और डिफरेंट प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, देयर आर सर्टन पार्ट्स। जैसे विशेष रूप से अगर बात की जाए तो देयर इज़ अ हेड पोर्शन एंड द बेस, इन बिटवीन देयर इज़ वन क्लेफ्ट एंड अ प्लेटफॉर्म। ये सब जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो mRNA से जोड़ने में, दूसरा ट्रांसफ़र RNA से जुड़ने में, और खुद एक दूसरे से जुड़ने में, स्मॉल और लार्ज यूनिट भी आपस में जुड़ेगी, तो ये स्ट्रक्चर्स उसके अंदर हेल्प करते हैं। ये देखिए, द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस के दौरान यहाँ पर ये mRNA है, स्मॉल सब यूनिट आकर जुड़ी, उसके बाद ट्रांसफ़र RNA दैट ब्रिंग्स द एमिनो एसिड वो जुड़ते हैं, और फिर लार्जर सब यूनिट जुड़ती है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन सबको जोड़ने के लिए, यानी कंप्लीट राइबोसोम बनाने के लिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो मैग्नीशियम आयंस की मदद से होगा।
0.001 molar concentration of magnesium ion is must to join two subunits. और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस ख़त्म होगी दोनों सब यूनिट्स अलग हो जाएंगे और उनको वापस से यूज़ कर लिया जाता है, या अगर एजिंग हो गई है उसमें या कोई डिफॉर्मिटी आ गई है तो हटा भी दिया जाता है। अगर मैग्नीशियम कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो दो राइबोसोम जो हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं और इसे क्या कहा गया है, डाइमर। इट इज़ कॉल्ड अ डाइमर। अगर मान लीजिए सेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई प्रोटीन बहुत ज़्यादा बनाना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप देख रहे हैं एक मैसेंजर आरएनए के साथ, एक एमआरएनए के साथ जो है बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़ गए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं दीज आर राइबोसोम्स विच आर अटैच्ड। तो ऐसे क्लस्टर को हम पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम कहेंगे। अब इसकी बायोजेनेसिस सारा काम जो है प्रोकैरियोट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ही होगा, लेकिन यूकैरियोट के अंदर बायोजेनेसिस ऑफ द राइबोसोम, राइबोसोम का बनना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। और न केवल यह जो है साइटोप्लाज्म में बल्कि न्यूक्लियोलस के अंदर भी बनता है। देखिए आगे इसको और समझते हैं अपन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के अंदर एक विशेष डीएनए होता है। इस डीएनए का नाम है आरडीएनए, राइबोसोमल डीएनए। और राइबोसोमल डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ जिससे हमें एक आरएनए मिला। ये आरएनए जो है उसको बाद में क्लीव कर दिया जाता है। क्लीव करने का मतलब है इसको काटा जाता है, काट कर फिर 18S, 5.8S एंड 28S आरएनए बनाया जाएगा। यह काम कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 1 करेगी। और 5S जो है वह अलग से बनता है, जो आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाती है। यहाँ देखिए ये न्यूक्लियस में बन रहा है और बाकी 3 जो हैं वह कहाँ बन रहे हैं, न्यूक्लियोलस में बन रहे हैं। अच्छा, ये तो आरएनए का एस्पेक्ट हुआ। जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के लिए और काम करना पड़ेगा। जो प्रोटीन्स हैं यहाँ आप देख रहे हैं, पहले यहाँ राइबोसोमल प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए बनता है जो साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में राइबोसोमल प्रोटीन्स बनाए जाएंगे, फिर इनको वापस से ले जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियोप्लाज्म में फिर इनको जोड़ा जाएगा यहाँ पर, फिर इनको जो है मॉडिफाई करके निकाला जाता है। तो बहुत ही टिपिकल काम है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक काम है, बहुत ही ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स इसका पूरा प्रोसेस रहता है। तो इसके अंदर लगभग 200 से ज़्यादा राइबोसोम असेंबली फैक्टर्स काम करते हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन ये हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है, क्योंकि इसमें गड़बड़ आने का मतलब है पूरा सेल का मैकेनिज़्म गड़बड़ा जाएगा। फिर भी थोड़ी बहुत रिपोर्टेड हैं गड़बड़, जिनकी वजह से कई बीमारियां भी हो जाती है जिनको हम राइबोसोमोपैथीज कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, राइबोसोम से रिलेटेड बीमारियां कम हैं, बहुत रेयर हैं। और इस रेयरिटी का मेन कारण यह है कि इट इज़ हाईली रेगुलेटेड, टाइटली रेगुलेटेड एक्टिविटी है, बहुत इस पर ध्यान रखा जाता है और म्यूटेशंस वगैरह जो भी हैं उनको काउंटर किया जाता है। अच्छा, राइबोसोम्स का एक और एस्पेक्ट है कि हम बैक्टीरिया या जो मैमल के राइबोसोम है उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो आप प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के साथ पढ़ेंगे। अब ये देखा जाता है कि बैक्टीरियल राइबोसोम्स या उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को हम कुछ एंटीबायोटिक से ब्लॉक कर सकते हैं। वो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस रोकेगी, लेकिन हमारे अंदर यदि नहीं रोक रही है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ढंग से समझें इस चीज़ को कि यदि कोई एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के राइबोसोम की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकती है, लेकिन हमारे राइबोसोम पर उसका कोई असर नहीं होता, तो उस एंटीबायोटिक को हम बीमारियों के इलाज में बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है इसके स्टडीज़ का। लेकिन मेन काम जो राइबोसोम का है दैट इज़ ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, right? So thank you to all of you.